एक लड़की सड़क किनारे एक अजीब सा पत्थर उठाती है और उसे एक मूर्ति की आंख में रख देती है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी छुपे हुए तंत्र को छू लिया हो। तभी मूर्ति के मुंह से एक टहनी जैसा कीड़ा स्टिक इंसेक्ट बाहर निकलता है। लड़की हैरानी होती है कि तभी उसकी माँ उसे जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए बुलाती है। जब लड़की अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो वही कीड़ा भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वो कीड़ा लड़की को एक पुराने और टूटे फूटे भूल भुलैया यानी मेज के पास ले जाता है। उसके प्रवेश द्वार पर एक मेढ़े के सींगों वाली पत्थर की मूर्ति लड़की होती है। लड़की जैसे ही अंदर जाने लगती है तभी नौकरानी उसे रोक लेती है और कहती है कि ये एक खतरनाक भूल भुलैया है, इसमें कभी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर वो लड़की को वापस ले जाती है। उसी रात लड़की एक अजीब आवाज से जाग जाती है। पता चलता है कि दिन वाला वही कीड़ा फिर से उसके पास आ गया है। लड़की एक किताब निकालती है और उसमें बने चित्र की तरफ इशारा करके पूछती है कि क्या वो एक परी यानी एल्फ है। कीड़ा जैसे उसकी बात समझ जाता है और कुछ ही पलों में अपना रूप बदलकर एक छोटे इंसान जैसी परी बन जाता है। फिर वो उड़कर बाहर चला जाता है। जिज्ञासा में लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसी भूल भुलैया के पास पहुंचती है। अचानक उसके पीछे एक अजीब प्राणी प्रकट होता है। उसका सिर मेढ़े जैसा, शरीर पेड़ जैसा और उसे मिट्टी की खुशबू आ रही होती है। वो प्राणी लड़की को डरते देख उसे समझाता है कि वो भूमिगत राज्य से आया एक देवता है। वो बताता है कि वो पहले लड़की का सेवक था। लड़की के पिता उस भूमिगत राज्य के राजा है। उसकी माँ चंद्र देवी है और लड़की खुद उस राज्य की राजकुमारी मोआना है। लेकिन इंसानों की दुनिया के नीले आसमान और बादलों को देखने की चाह में राजकुमारी चोरी छुपे धरती पर आ गई थी। यहाँ सूरज की रोशनी से उसकी आंखें जल गई और उसकी याददाश्त चली गई। लड़की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। तब वो प्राणी बताता है कि उसके बाएं कंधे पर चांद के आकार का एक निशान है। ये सुनकर लड़की को थोड़ा शक होता है, क्या वो सच में एक खोई हुई राजकुमारी है। फिर वो प्राणी कहता है कि अगर वो भूल भुलैया का दरवाजा खोलकर अपने असली राज्य में वापस जाना चाहती है तो उसे पूर्णिमा की रात से पहले किताब में दिए गए 3 काम पूरे करने होंगे। इसके बाद वो उसे एक किताब देता है और चेतावनी देता है कि इसे सिर्फ तब खोलना जब वो अकेली हो। लड़की जब किताब खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वो प्राणी गायब हो चुका होता है। अगले दिन लड़की नहाते समय छुपाकर रखी हुई किताब को निकालती है और फिर से खोलती है। इस बार उसमें सच में शब्द दिखाई देते हैं। पहला काम है एक अंजीर के पेड़ को बचाना। उसे अपने घर के पास एक सूखा हुआ पेड़ ढूंढना होगा। उस पेड़ के अंदर एक कीड़ा रहता है और उसे 3 जादुई पत्थर उस कीड़े के मुंह में डालने होंगे। फिर उसके मुंह से सोने की चाबी मिलने के बाद अंजीर का पेड़ फिर से घना और हरा भरा हो सकता था। लड़की ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उस बड़े पेड़ को ढूंढ लिया। उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ की जड़ों में बने एक छेद से अंदर घुस गई। अंदर बहुत नमी और अंधेरा था और हर जगह कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। जब लड़की पेड़ के अंदर सबसे अंत तक पहुंची तो सच में एक झींगुर जैसा कीड़ा दिखाई दिया। लड़की ने सोचा आखिर मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने अच्छे से बात करके उस कीड़े को वहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कीड़े ने उल्टा उसके चेहरे पर कुछ थूक दिया। असल में वो कीड़ा उन छोटे कीड़ों को खाता था। उन्हें खाने के बाद उसने एक बड़ा सा डकार भी लिया। अब लड़की को समझ आ गया कि ऐसे जीव से बातों से काम नहीं चलेगा। तब उसने 3 जादुई पत्थरों को कीड़ों के साथ मिलाकर रख दिया। कीड़े ने बिना सोचे समझे उन्हें खा लिया। थोड़ी ही देर में उसके पेट में जोर से उथल पुथल होने लगी और उसने बहुत सारा चिपचिपा पदार्थ उल्टी में बाहर निकाल दिया। इसी तरह लड़की को सोने की चाबी मिल गई। रात को वो भूल भुलैया में पानदेव से मिलने गई, लेकिन पानदेव ने उससे चाबी नहीं ली बल्कि उसे संभाल कर रखने को कहा, क्योंकि आगे के दोनों कामों में उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर पानदेव ने उसे एक चौक दिया और कहा कि अगर वो दीवार पर एक दरवाजा बना दे तो वो कहीं भी जा सकती है। लड़की घर वापस आई और तुरंत किताब खोलकर दूसरा काम देखने लगी, लेकिन वो खाली किताब अचानक खून बहाने लगी। डरकर उसने तुरंत किताब बंद कर दी। तभी बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई दी। दरवाजा खोलकर उसने देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ थी। लड़की तुरंत अपने सौतेले पिता को बुलाने गई, लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं दिखा, क्योंकि वो एक क्रूर सैन्य अधिकारी था और सिर्फ इतना चाहता था कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा जल्दी जन्म ले ताकि वो उसकी ताकत और दौलत का वारिस बन सके। उस रात पानदेव गुस्से में लड़की के पास आया और पूछा कि वो अपना काम पूरा करने क्यों नहीं गई। लड़की ने कहा कि वो अपनी बीमार माँ की देखभाल में व्यस्त थी। तब पानदेव ने उसे एक पेड़ की जड़ दी और कहा कि इसे दूध में भिगोकर माँ के बिस्तर के नीचे रखते और रोज उसे अपनी 2 बूंद खून पिलाए, इससे उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर उसने एक रेत घड़ी दी और 3 छोटे परियों जैसे जीव भी दिए ताकि वो अगले खतरनाक काम में उसकी मदद कर सके। उसने चेतावनी दी कि जिस जगह वो जाएगी वहाँ इंसान नहीं रहते और वहाँ चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों न हो उसे बिल्कुल नहीं खाना है, वरना उसकी जान जा सकती है। साथ ही उसे रेत घड़ी की आखिरी रेत गिरने से पहले बाहर आना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। सब समझने के बाद लड़की ने चौक से दीवार पर एक दरवाजा बनाया। जैसे ही उसने उसे खोला अंदर एक लंबा गलियारा दिखाई दिया और रेत घड़ी चलने लगी। लड़की डरते हुए अंदर गई और पीछे मुड़कर रेत घड़ी को देखा। लाल रंग के गलियारे के अंत में उसे एक मेज पर बहुत सारा खाना दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पहरा दे रही राक्षसी बहुत डरावनी थी। वो पूरी सफेद थी और उसकी आंखें नहीं थी। लड़की ने ध्यान से देखा कि उसके सामने रखी प्लेट में शायद आंखें रखी हुई थी। उसने जिज्ञासा से एक उठाकर देखा, लेकिन घिन आने पर वापस रख दिया। चारों ओर दीवारों पर बच्चों को मारने के भयानक चित्र बने हुए थे और कमरे के कोने में बच्चों के जूते पड़े थे। साफ था कि यहाँ आने वाले बच्चों को वो राक्षसी खा जाती थी। डरी हुई लड़की ने तुरंत पानदेव द्वारा दिए गए छोटे जीवों को बुलाया। उन्होंने उसे 3 चाबियां ढूंढने में मदद की और कहा कि वो बीच वाली चाबी का इस्तेमाल करे, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी और सीधे बाईं ओर की चाबी से ताला खोल दिया। अंदर एक सुनहरी खंजर थी। ऐसा लग रहा था कि उसका मिशन पूरा होने वाला है। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राक्षस अभी तक नहीं जागा है। उसने मन ही मन सोचा अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो शायद कोई नहीं जान पाएगा। पास खड़े छोटे छोटे परियां उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन लड़की उनकी बात नहीं मानती। वो एक अंगूर उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। तभी अचानक राक्षस का हाथ हिलने लगता है। वो थाली में रखी आंखों को उठाकर अपने हाथों में लगा लेती है। फिर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन लड़की को अपने पीछे आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता। वो एक अंगूर खाकर भी संतुष्ट नहीं होती और दूसरा खाने की तैयारी करती है। छोटी परियां उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम होती है, इसलिए वे राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि थोड़ा समय मिल सके। अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। लड़की मुड़कर देखती है कि राक्षस एक एक करके परियों को पकड़कर अपने मुंह में डाल रहा है और चबा चबा कर खा रहा है। ये देखकर लड़की डर के मारे वहीं जम जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगला नंबर उसका है। तभी उसे होश आता है और वो घबराकर बाहर की ओर भागती है। राक्षस अपने हाथ फैलाकर इधर उधर झपटता है और भयानक चीखें निकालता है। जैसे ही लड़की दरवाजे तक पहुंचती है रेत घड़ी की आखिरी रेत गिर जाती है और पत्थर का दरवाजा बंद होने लगता है। लड़की जल्दी से चौक निकालकर एक नया दरवाजा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में चौक टूट जाती है। उधर राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। आखिरी वक्त में लड़की टूटी हुई चौक से ही एक दरवाजा बना देती है। राक्षस लगभग उसके पैर पकड़ ही लेता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर बाहर निकल जाती है। अगले दिन लड़की निर्देश के अनुसार मानव आकार की टहनी को दूध में डुबोती है। जड़ तुरंत हिलने लगती है। लड़की अपनी उंगली काटकर उसे 2 बूंद खून पिलाती है, फिर उसे अपनी
माँ के बिस्तर के नीचे रख देती है। कुछ ही समय में उसकी माँ की हालत सुधरने लगती है। उसी रात पानदेव उससे पूछने आता है कि उसका काम कैसा रहा। लड़की डर के मारे सच नहीं बता पाती, लेकिन परिया सारी सच्चाई बता देती है। इससे पानदेव बहुत गुस्सा हो जाता है। लड़की अपनी लालच की वजह से अपने राज्य लौटने का मौका खो देती है, लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। उसकी माँ के बिस्तर के नीचे रखी वो टहनी उसके क्रूर सौतेले पिता को मिल जाती है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी की बीमारी की वजह यही चीज है। गुस्से से बचने के लिए माँ उस टहनी को आग में फेंक देती है। जैसे ही वो जलती है, उसमें मौजूद छोटा जीव दर्द से तड़पता है। उस रात पानदेव फिर आता है और लड़की को आखिरी मौका देता है। अगर वो सफल हो गई तो वो बिना दर्द वाले अंडरग्राउंड राज्य में लौट सकती है। लड़की को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन पानदेव एक शर्त रखता है। उसे अपने छोटे भाई को चुराकर भूल भुलैया लैबिरिंथ में लाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद लड़की मान जाती है। वो चौक से एक दरवाजा बनाकर चुपके से अपने सौतेले पिता के कमरे में जाती है। जैसे ही वो अपने भाई को उठाती है, उसका सौतेला पिता उसे देख लेता है। लड़की भाई को लेकर भागती है और भूल भुलैया की ओर दौड़ती है। दूसरी तरफ पानदेव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एक खंजर निकालता है और लड़की से कहता है कि अपने भाई का खून निकालकर 2 बूंदे दे। यही अंडरग्राउंड राज्य का दरवाजा खोलने की चाबी है। लड़की सिर हिलाकर मना कर देती है। वो राजकुमारी बनने का मौका छोड़ सकती है, लेकिन अपने भाई को चोट नहीं पहुंचा सकती। तभी झगड़े के बीच उसका सौतेला पिता वहां पहुंच जाता है। वो पानदेव को देख नहीं सकता, उसे बस लड़की हवा से बात करती हुई दिखती है। वो लड़की को पकड़ लेता है और बच्चे को छीन लेता है। जाते जाते वो लड़की पर गोली चला देता है। लड़की खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है, ठीक उस जगह जो अंडरग्राउंड राज्य का प्रवेश द्वार होती है। उधर सौतेला पिता भी आखिरकार विद्रोही सैनिकों के हाथों घिर जाता है और उसे उसकी क्रूरता की सजा मिलती है। इस दौरान लड़की का खून धीरे धीरे पत्थरों पर गिरता है। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकती है। लड़की को कोई पुकारता है। जब वो उठती है तो देखती है उसके शरीर से खून के निशान गायब हो चुके हैं और उसने एक शानदार पोशाक पहन रखी है। अब उसके सामने अंधेरी भूल भुलैया नहीं, बल्कि एक विशाल और चमकदार अंडरग्राउंड महल खड़ा है।